अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल एजुकेशन विद हफ्सा चैनल के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला एमसीक्यूज़ है मोटर स्किल्स कैसे सीखी जा सकती हैं। तो जो मोटर स्किल्स हैं वो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती हैं। उसके बाद सवाल है मंदरजा झेल में से कौन सी इस्तिलाह जिस्म के बारे में शेल्डन ने इस्तेमाल नहीं की। शेल्डन ने 3 जो है वो टर्म्स को यूज़ किया था, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ। ओमोमॉर्फ को इस्तेमाल नहीं किया, तो आंसर है ओमोमॉर्फ। उसके बाद सवाल है बच्चों में सबसे तेज़ बढ़ने का पीरियड कौन सा होता है। तो आंसर है बच्चों में सबसे तेज़ बढ़ने का पीरियड एडोलसेंस होता है। उसके बाद सवाल है किस ज़रिए में जिस्मानी तालीम की बुनियाद ज़्यादा मजबूत होती है। तो वो होती है फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके बाद सवाल है फ़िलासफ़ी किस इल्म को कहते हैं। फ़िलासफ़ी कहते हैं लव ऑफ विज़डम को। ठीक है, यहाँ इसका आंसर है टून ऑफ विज़डम। आगे सवाल है फ़िलासफ़ी की कितनी शाखें हैं। फ़िलासफ़ी की 4 शाखें हैं। उसके बाद सवाल है प्लेटो किस नज़रिए का बानी तस्वुर किया जाता है। प्लेटो आइडियलिज़म का बानी है। आगे सवाल है बढ़ोतरी के अमल में 11-14 साल का अरसा क्या कहलाता है। बढ़ोतरी के अमल में 11 से 14 साल का अरसा पुबर्टी कहलाता है। उसके बाद सवाल है बढ़ोतरी के अमल में किसका किरदार अहम है। तो वो है तीनों का किरदार बहुत अहम है, मतलब विरासती तौर पर भी और ख़ुराक का भी उस पर बहुत असर होता है, और दूसरा जो है एक्सरसाइज का। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद सवाल है उम्र जिसका हिसाब साल, महीने और दिनों के मुताबिक किया जाए क्या कहलाती है। तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, उसके बाद सवाल है स्ट्रेस की वजह से कारकर्दगी पर क्या असर पड़ता है। स्ट्रेस की वजह से जो कारकर्दगी है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। तो इसका आंसर है बी इंफीरियर टू हिज नॉर्मल। उसके बाद सवाल है खेलों में वायलेंस की वजह क्या होती है। खेलों में वायलेंस की वजह जो है वो वेरी करती है मतलब नेचर ऑफ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पर। ठीक है, कि किस टाइप का स्पोर्ट्स का कंपटीशन है उस हिसाब से वायलेंस होती है, क्योंकि वायलेंस के भी तो काफ़ी सारे टाइप्स है ना। उसके बाद सवाल है जॉन डेवी किस नज़रिए का बानी तस्वुर होता है। जॉन डेवी जो है वो प्रैग्मेटिज्म का बानी तस्वुर किया जाता है। उसके बाद सवाल है प्रैग्मा का, वैसे मैं आपको मतलब समझाती चलूँ। प्रैग्मा का मतलब है टू डू। ठीक है, तो आपने ऐसे याद कर लेना है डी से डेवी। ठीक है, और टू डू कुछ करना, मतलब जितना भी कहीं भी एमसीक्यूज आए जहाँ भी कोई भी काम किया जाए, वो सारे काम की जहाँ भी बात की जाए तो वो जॉन डेवी ही उसका बानी होता है, और वहाँ प्रैग्मेटिज्म की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद है अगला एमसीक्यू सोशियोलॉजी कौन सा इल्म है। सोशियोलॉजी बिहेवियर ऑफ मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद सवाल है कौन सा कानून लॉ ऑफ लर्निंग में शामिल नहीं है। तो लॉ ऑफ रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग में शामिल नहीं है। लॉ ऑफ लर्निंग में क्या क्या शामिल है मैं आपको बताती चलूँ। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये तीनों जो हैं लॉ ऑफ लर्निंग में शामिल हैं। उसके बाद सवाल है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने इजाद की। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायल और एरर की थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने इजाद की। ठीक है, उसके बाद सवाल है पाकिस्तानी मुआशरे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब कौन सा है। तो पाकिस्तानी मुआशरे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो चाय है। चाय की पत्ती को उबालने से कौन सा कीमियाई मादा पैदा होता है। तो इसको उबालने से टिनिन पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद सवाल है कोको पौधे के किस हिस्से से तैयार किया जाता है। कोको जो है वो पौधे के जो है वो बीजों से तैयार किया जाता है। उसके बाद है
नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट, मेजरमेंट और रिसर्च। ठीक है, आगे करते हैं। कंधे का आगे की जानिब झुकाव कौन सा कामती नुक्स है? कंधे का आगे की तरफ झुक जाना, इसको कहते हैं काइफोसिस। ठीक है, उसके बाद सवाल है टेनिस की महारत जांचने का टेस्ट कौन सा है? टेनिस की महारत को जांचने का टेस्ट है डायर टेस्ट। रोजाना के कामकाज करने की सलाहियत किसकी मरहूने मिन्नत है? रोजाना के कामकाज अगर सही टाइम पे किए जाएं तो वो फिजिकल फिटनेस की मरहूने मिन्नत है। उसके बाद सवाल है मिलर वॉल वैली टेस्ट किस खेल के लिए है? तो वो है बैडमिंटन के लिए। उसके बाद सवाल है जिस्मानी चर्बी मापने वाले आले का क्या नाम है? तो उसका नाम है स्किन फोल्ड कैलिपर। उसके बाद सवाल है सार्जेंट जंप किस सलाहियत को मापने के लिए लगाया जाता है? सार्जेंट जंप जो है वो वर्टिकल जंपिंग एबिलिटी के लिए लगाया जाता है। उसके बाद सवाल है मंदरजा झेल में से किस टर्म का ताल्लुक टेस्ट से नहीं है? तो टेस्ट से जिसका ताल्लुक नहीं है वो है क्रिएटिविटी, क्योंकि टेस्ट में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये तीनों आ जाते हैं। उसके बाद सवाल है अर्गोमेट्री ऐसा तरीकाकार है जिससे हम पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं भाई? अर्गोमेट्री से हम पता लगाते हैं लंग कैपेसिटी का। उसके बाद सवाल है 10 साल से कम उम्र बच्चों में कामती नुकाइस की बड़ी वजह क्या हो सकती है? तो 10 साल से कम उम्र बच्चों में कामती नुकाइस की वजह बैड हैबिट्स ऑफ रीडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग etc। ठीक है, उसके बाद सवाल है पेडोग्राफ किस नुक्स का पता लगाने का आला है? जैसा कि नाम से जाहिर है पेडोग्राफ यानी पाँव की बात हो रही है, तो वो है फ्लैट फुट। ठीक है, उसके बाद सवाल है क्रॉस वेबर का टेस्ट किस मकसद के लिए है? क्रॉस वेबर का टेस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए है। उसके बाद सवाल है CO2 या कूपर 12 मिनट टेस्ट किस मकसद के लिए है? जो कूपर 12 मिनट का टेस्ट है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस के लिए किया जाता है। उसके बाद सवाल है मंदरजा झेल में से किस तरीके से कार्डियो रेस्पिरेटरी के अफ़ाल का पता चलता है? तो वो चलता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के ज़रिए। उसके बाद सवाल है मंदरजा झेल में से कौन सा टेस्ट या कौन सा तरीका टेस्ट के चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। उसके बाद सवाल है फुटबॉल के लिए कौन सा तकनीकी टेस्ट इस्तेमाल होता है? फुटबॉल के लिए होता है मैकडोनल्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सवाल है डायर टेस्ट का ताल्लुक किस खेल से है? तो डायर टेस्ट का ताल्लुक है टेनिस से। उसके बाद सवाल है फिजिकल फिटनेस से मुराद कौन सी सलाहियत है? कैरी आउट डेली टास्क विदाउट फटीग, मतलब बगैर थके रोज़मर्रा काम करना फिजिकल फिटनेस कहलाता है। उसके बाद सवाल है वेट स्पायरोमीटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो वेट स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हवा की कैपेसिटी के लिए। उसके बाद सवाल है मसल्स फाइबर का पता किस टेस्ट से लगाया जा सकता है? तो मसल्स फाइबर का पता बायोप्सी से लगाया जा सकता है। जब किसी का कैंसर डायग्नोस करवाना हो तो उसके लिए भी बायोप्सी का टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद सवाल है टेस्ट का क्राइटेरिया किस पर मुनहसिर है? टेस्ट का क्राइटेरिया वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इन सब पर मुनहसिर है। सॉरी। उसके बाद सवाल है टेस्ट में वैलिडिटी का मकसद क्या है? द टेस्ट मेजर्स द क्वालिटी फॉर विच इट इज़ टू बी यूज्ड, मतलब जो आप क्वालिटी देख रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको देखना कि आया कि वो टेस्ट के लिए वैलिड है भी या नहीं, तो इसको वैलिडिटी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? एक टेस्ट को बार बार चेक किया जाए फिर भी सेम रिजल्ट आए, ठीक है, तो इसे कहा जाता है टेस्ट की रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर है द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, उसके बाद सवाल है जब किसी टेस्ट को 2 बार मुकम्मल करने पर अभी इसके वही नताइज रहें तो इसे क्या कहते हैं?
ठीक है, इसको कहते हैं रिलायबल टेस्ट। उसके बाद सवाल है इंसानी जिस्म में फैट का पता चलाने के लिए कितने टेस्ट लिए जाते हैं। इंसानी जिस्म में फैट का पता चलाने के लिए 4 टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद सवाल है जिस्मानी कद कामत को मापने को क्या कहते हैं। जिस्मानी कदो कामत के मापने को एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। उसके बाद सवाल है अगर रीढ़ की हड्डी आगे झुक जाए मगर सर और थोड़ी सामने ना निकले तो ये कौन सा कामती नुकाइस है। तो ये है सर्विकल लॉर्डोसिस, ठीक है, इसको सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है लॉर्डोसिस का दूसरा नाम क्या है। तो लॉर्डोसिस का दूसरा नाम है हॉलो बैक यानी खाली कमर। उसके बाद सवाल है फ्लैट बैक का दूसरा नाम क्या है। फ्लैट बैक को लंबर काइफोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है रीढ़ की हड्डी का साइड पर झुकाव कौन सा नुक्स है। रीढ़ की हड्डी अगर साइड पर झुक जाती है तो इसको कहा जाता है स्कोलियोसिस, ठीक है, इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। उसके बाद सवाल है जोड़ों की हरकत की सलाहियत को क्या कहते हैं। तो जोड़ों की हरकत की सलाहियत को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। उसके बाद एक फार्मूला है, वो उन्होंने पूछा है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। तो वो है पुश अप प्लस पुल अप इंटू W प्लस H माइनस 60/10। तो ये है आर्म स्ट्रेंथ का फार्मूला। उसके बाद सवाल है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो होता है एंड्योरेंस के लिए। उसके बाद सवाल है जॉनसन ने हार्वर्ड टेस्ट में कौन सा फार्मूला तजवीज़ किया। जॉनसन ने हार्वर्ड टेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला तजवीज़ किया। तो वो किया ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स बाय 5.5 प्लस देंगे बाय पल्स काउंट इन रिकवरी, ठीक है, ये वाला फार्मूला है जॉनसन ने हार्वर्ड टेस्ट के लिए फार्मूला तजवीज़ किया था। उसके बाद सवाल है कॉलेज के तलबा की उम्र के बच्चों के लिए हार्वर्ड टेस्ट में कितना ऊंचा स्टूल होता है। तो कॉलेज के तलबा के लिए हार्वर्ड टेस्ट के लिए 20 इंच ऊंचा स्टूल होना चाहिए, ठीक है, और 20 इंच ऊंचा ही होता है। उसके बाद सवाल है रिसर्च के क्या मायने हैं। टू डिस्कवर समथिंग मिसिंग, ये रिसर्च के मायने हैं। उसके बाद सवाल है रिसर्च प्रपोजल का क्या मतलब है। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द रिसर्च वर्क टू बी डन, ठीक है, ये रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है, ठीक है, कि ब्रीफ आउटलाइन देना जो आपने रिसर्च का काम किया है उसको रिटन फॉर्म में देना, ठीक है। उसके बाद सवाल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मकसद क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मकसद है व्हाट विल बी, क्या होगा। उसके बाद सवाल है क्लोज फॉर्म यानी क्लोज फॉर्म सवालनामा कैसा होता है। तो वो होता है शॉर्ट रिस्पॉन्स, मतलब उसमें हाँ ना या सही या गलत या MCQs की फॉर्म में क्लोज फॉर्म सवालनामा होता है। उसके बाद सवाल है रिसर्च में अच्छा हाइपोथेसिस किस तरीके से बनता है। तो अच्छा हाइपोथेसिस रीजनिंग से बनता है। और उसके बाद सवाल है एक्शन रिसर्च किससे मुंसलिक होती है। एक्शन रिसर्च मुंसलिक होती है इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम से। उसके बाद सवाल है पायलट स्टडी का बुनियादी मकसद क्या होता है। पायलट स्टडी का बुनियादी मकसद ये होता है कि आया कि जो आपने स्टडी की है, जो आपने वर्क किया है, उसको जो है वो पहले से मतलब किसी को टेस्ट करवा लेना, ठीक है, ताकि वो उसका जो रिसर्च प्लान है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसका आंसर है टू टेस्ट एंड इम्प्रूव रिसर्च प्लान। उसके बाद सवाल है रिसर्च में हाइपोथेसिस के क्या मानी हैं। इंटेलेक्चुअल गैसेस टेम्परेरीली एक्सेप्ट एज ट्रू, मतलब रिसर्च में हाइपोथेसिस से मुराद के मफरूज़े बना लेने चाहे वो बाद में सही साबित हो या गलत।
ठीक है। तो आज हमारे जो हैं वो 4 टॉपिक कवर हुए हैं, रिसर्च, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और इसके साथ साथ हमने किया है ट्रेनिंग। ठीक है, तो आप हफ्सा को दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।